नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी और चौथी दुनिया में आपका स्वागत है। ग्रेट जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की इस श्रेणी में आज हमारे साथ हिंदी के सबसे वरिष्ठ बल्कि देश के वरिष्ठ पत्रकारों में से जो हमारे बीच में हैं, जिन्हें हम पत्रकारिता की आज जीवित पाठशाला कह सकते हैं, श्री वेद प्रताप वैदिक हैं। वेद प्रताप वैदिक जी से हम पत्रकारिता के बारे में बहुत कुछ समझने की कोशिश करेंगे। इनकी सबसे बड़ी तारीफ यह है कि वैदिक जी जो सही समझते हैं वही लिखते हैं, चाहे वो किसी के पक्ष में जाए या विपक्ष में जाए। आपका स्वागत है वैदिक जी। आपसे पहला प्रश्न एक पूछना है मुझे, जहां से मैं बात शुरू करना चाहता हूं। वो प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति के बारे में मैं आपसे बहुत संक्षिप्त टिप्पणी और विश्लेषण चाहता हूं। आप ही के कद के हैं, उनका नाम है श्री वेद प्रताप वैदिक। वेद प्रताप वैदिक के बारे में जरा हमको बताइए, उनके जीवन का और वो अपने आप को कैसे परिभाषित करते होंगे। देखिए, आपने मुझे पत्रकार कहा संतोष जी, तो पत्रकार तो हूँ, उससे मैं इनकार कर नहीं सकता हूँ। पिछले करीब 62-63 साल से मैं लगातार लिख रहा हूँ और संपादकीय भी लिखे हैं, मतलब जो अनाम होते हैं, और अपने नाम से भी लिख रहा हूँ। और अखबारों में ही नहीं, पत्रिकाओं में भी लिखता रहा हूँ, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, और जो रिसर्च जर्नल्स हैं भारत के भी और विदेशी रिसर्च जर्नल्स, उन सब में भी पिछले 50-55 साल से मैं लिखता रहा हूँ। इसलिए आप मुझे अगर पत्रकार कहें, मुझे स्कॉलर कहें, शोध छात्र कहें, तो उसमें गलत कुछ नहीं है, वो बिल्कुल वास्तविक बात है, तथ्यात्मक है। लेकिन जब लोग मुझे सिर्फ पत्रकार कहते हैं तो मुझे थोड़ा अफसोस होता है कि मेरे बारे में लोगों को गलतफहमी हो जाती है। लोग समझते हैं कि जितना पत्रकार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उतना ही मुझे करना चाहिए, उतना ही मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन पत्रकार बनने के पहले और पत्रकार होने के साथ और बहुत से काम मैं करता हूँ जिनमें मेरी गहरी रुचि है, जैसे कि विदेश नीति पर विचार करना, और सिर्फ विचार करना ही नहीं, उस पर लिखना, और सिर्फ लिखना ही नहीं, उस पर काम भी करना। यानी इस समय भारत के जो पड़ोसी देश हैं, एक बर्मा को छोड़ के सारे देशों के पिछले 50 साल में जितने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री हुए हैं और विपक्ष के नेता हुए हैं, सबसे मेरा सतत परिचय है। तो लोग पत्रकार होने के नाते कहते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया। अरे भाई, इसलिए हो गया कि पत्रकार के अलावा भी तो मैं कुछ हूँ। आप ये देखें कि मैंने अखबारों में लिखना 1958 में शुरू किया, लेकिन 1957 में, उसके पहले मैं जेल जा चुका था। मैंने जेल काटी। जेल क्यों गए? जेल क्यों गए थे? हाँ, मैं बताता हूँ। इंदौर से मैं सत्याग्रह करने के लिए दिल्ली आया, दिल्ली से मैं करनाल गया, करनाल में सत्याग्रह किया, वहाँ गिरफ्तार हुआ, और दूसरे दिन रात को पटियाला जेल में हमको बंद कर दिया। महीने भर तक जेल में बंद रहे। उसके बाद जब पहले ही दिन पेशी हुई तो मैंने कहा कि मैं इस अदालत को नहीं मानता हूँ, मैं पेशी वेशी में जाऊँगा नहीं और कुछ बोलूँगा नहीं अपने बारे में। मैं क्यों आया हूँ यहाँ? क्योंकि हिंदी पर सरदार प्रताप सिंह केरो अत्याचार कर रहे थे, लोगों पे पंजाबी भाषा ज़बरदस्ती थोप रहे थे। तो आर्य समाज ने हिंदी आंदोलन शुरू किया था, उसमें मैं गया था। मैंने कहा मैं किसी अदालत को नहीं मानता हूँ, मैं अपने काम से आया हूँ, अदालत को जो करना है करे। तो जज साहब मेरी बैरक जिसमें मुझे कैद कर रखा था उसके सामने आए और मुझसे कहे कि आज अंग्रेजी में बोले, कोर्ट उठने तक की सज़ा, यू आर पनिश्ड टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट। तो मैंने कहा आपने क्या बोला, मेरे समझ में नहीं आया। तो बोले शाम को 5 बजे तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। तो मैंने कहा अच्छा है। तब मेरी उम्र 12.5 साल के आसपास थी, 12-13 साल। तो जेल से छूट के मैं लौटा था, और उन दिनों भी जब मेरी उम्र 12-13 साल थी, मैं सब दूर भाषण देने जाता था, हजारों लोग मेरा भाषण सुनने के लिए इकट्ठे होते थे। और जब मैं 1958 में मैट्रिक पास करके कॉलेज में गया तो नई दुनिया के प्रधान संपादक राहुल बारपुते जी मेरे घर आए, क्योंकि एक रात पहले उनका और मेरा भाषण साथ साथ हुआ था।
तो कहने लगे बेटे जी तुमने जो भाषण दिया था ना रात को वो हमको लिख के दे दो। हम कहा बाबा, बाबा बोलते थे हम लोग, मैंने कहा बाबा मुझे तो लिखना आता नहीं है, कैसे लिखूंगा? अरे बोले तुमने जो बोला था वो लिख डालो, आ जाओ मेरे ऑफिस में, मैं कागज देता हूँ। उन्होंने एक लंबा कागज दिया, मैंने बैठ के लिख दिया, हो गया खत्म, मैं भूल भाल गया। दूसरे दिन सुबह मेरे घर पर टेलीफोनों का अंबार लग गया, और जहाँ जाऊँ शहर जी में, इंदौर में, सब लोग कह रहे तेरा लेख देखा बच्चे, तेरा लेख देखा। अरे मैं इनका कमाल है, अखबार में लेख छपना इन्हें क्या इतनी बड़ी बात है कि बीसियों लोग चर्चा करने लगते हैं। मतलब मुझे इतना जी उत्साह हुआ। उसके बाद फिर लगातार मैं नई दुनिया में लिखता रहा, और भी सारे अखबारों में लिखता रहा। लेकिन मैं आपको ये प्रारंभिक बात बता रहा हूँ कि मैंने एक आंदोलनकारी की तरह जीवन शुरू किया। मैंने कोई जी राजनीतिक दल आज तक किसी का सदस्य नहीं बना मैं, लेकिन सभी दलों के नेताओं से बचपन से ही मेरा बहुत परिचय हो गया था। तो पत्रकारिता के अलावा जो भूमिका मैं निभाता रहा हूँ वो पत्रकारिता की भूमिका से काफ़ी बड़ी है। पत्रकारिता उसमें एक छोटा सा स्थान है एक जरूर उसका, हिस्सा लेकिन है, बड़ा उसका महत्वपूर्ण, एक हिस्सा है, बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण स्थान है पत्रकारिता का। छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपसे बातचीत करके बहुत जानकारी मिलेगी। मैं आगे बात शुरू करूं इसके पहले मैं जिनका नाम आपने लिया, श्री राहुल बारपुते जी का, मैं चाहूंगा आप उनके बारे में दो शब्द बताएं, क्योंकि आज के पत्रकारों को या नए आने वाले लड़कों को श्री राहुल बारपुते जी का नाम ही नहीं मालूम है। जी जी, राहुल बारपुते मेरी राय में एक महान संपादक थे। वो बहुत विचारशील व्यक्ति थे, मराठी भाषी थे, लेकिन और बनारस में पढ़े हुए थे, और विचारों से उनका झुकाव वामपंथ की तरफ था, लेकिन वो जी बड़े ही उदार मना थे। मतलब मैं तो एक घनघोर जनसंघी परिवार का बच्चा था। मेरे पिताजी जी अटल जी से भी वो वयोधिक थे, और मेरे घर सारे जनसंघ के नेता, संघ के नेता, हिंदू महासभा के नेता, ये सब मेरे घर पे ठहरा करते थे। इसके जी बावजूद राहुल जी मेरे घर आए सुबह सुबह और आवाज़ लगाई जी कि भाई वेद प्रताप किधर है, इधर आओ, और मुझसे कहा तुम आओ मेरे ऑफिस में, तुमको लेख लिखना पड़ेगा। मतलब कोई इतना बड़ा संपादक, नई दुनिया उस समय हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया अखबार माना जाता था, बिल्कुल उसका बिल्कुल संपादक बिल्कुल साइकिल बिल्कुल। चला के मेरे घर आए और मुझसे कहे और मुझे लेख लिखाए। और राहुल बारपुते इतने निष्पक्ष आदमी थे कि आप अगर प्रामाणिक व्यक्ति हैं तो आप नई दुनिया में जो लिखेंगे सो छपेगा। कभी ये नहीं था कि भाई ये वो। और वो अखबार के मालिक कौन थे? लालचंद जी सजलानी, जो कि कांग्रेसमैन से बड़े कांग्रेसमैन थे। उनका सफ़ेद जी धोती कुर्ता और टोपी देख के, 6.25 फुट के और अंग्रेज की तरह गोरे, उनको देख के और लोग जी एकदम सम्मोहित हो जाते थे। ऐसे जी नरेंद्र तिवारी, जो कि क्रांतिकारी थे लेकिन कांग्रेसी थे, उनका अखबार था जी लालचंद सजलानी, जी नरेंद्र तिवारी का। लेकिन राहुल बारपुते जी, उनको पूरी छूट थी और हमको भी पूरी छूट थी लेखक के तौर पर। राहुल बारपुते संगीत प्रेमी भी बहुत थे। राहुल जी के घर पे जी कुमार गंधर्व जी से हमारी बराबर भेंट होती थी। कुमार जी जब भी देवास से आते थे, उन दिनों फ़ोन चालू हो गए थे, तो कुमार जी फ़ोन कर देते थे राहुल जी को कि भाई मैं आऊँगा बस स्टैंड पे, तो किसी को भेज देना वहाँ। तो राहुल जी मुझे फ़ोन कर देते थे कि कुमार गंधर्व आ रहे हैं, तुम जाके ले आओ उनको। तो मैं तांगे में बिठा के अपनी साइकिल पे जाता था, बिल्कुल। कुमार जी तांगे में बैठते थे, उनके पीछे पीछे मैं चला आता था, फिर तांगे में बिठा के उनको मैं राहुल जी के घर छोड़ देता था। राहुल जी मतलब कितने पवित्र आदमी थे। मतलब कोई उनको लालच में नहीं फंसा सकता। बड़े से बड़े लालच का वो मुकाबला कर सकते थे, बड़े से बड़े जी भय से भयभीत नहीं होते थे, कोई डरा नहीं सकता था उनको। उनके साथ हमको पत्रकारिता सीखने का मौका मिला, उनको देखने का मौका मिला। बड़े विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे, और एक मायने में अगर जी पत्रकारिता में किसी को हमें गुरु कहना हो तो प्रभाष जोशी, राजेंद्र माथुर और मैं, हम 3 लोग राहुल बारपुते के हाथ की उपज हैं। ये दोनों तो वहाँ बिल्कुल नौकरी करते बिल्कुल थे। ये प्रभाष बिल्कुल। जोशी और राजेंद्र माथुर तो नई दुनिया में नौकरी करते थे, मैं नौकरी नहीं करता था, जी क्योंकि मेरे पिताजी कहते जी थे कि भाई इंदौर में तू नौकरी करेगा तो हमको आत्महत्या करनी पड़ेगी। हमारे परिवार में किसी ने आज तक नौकरी नहीं की है और कोई नौकरी करेगा नहीं। तो मैं नौकरी वोकरी करता नहीं था, मैं तो कॉलेज में पढ़ता था, तो मैं बराबर लिखता रहता था नई दुनिया के लिए। और उन्हीं दिनों जी कई पत्रिकाएं निकलती थी इंदौर से और दिल्ली से भी, उनमें भी मैं लिखता था जब मैं कॉलेज में था। तो मेरी पत्रकारिता
शुरू वहीं से हुई और मैं राहुल बारपुते जी को बहुत श्रेय देता हूँ कि उन्होंने हम तीनों को, राजेंद्र माथुर को, प्रभाष जोशी को और मुझे आगे बढ़ाया। प्रभाष मेरे क्लास फेलो थे, हम लोग साथ बीए में पढ़ते थे, लेकिन प्रभाष जी ऐसे मस्त आदमी थे, लिखने पढ़ने में इतने व्यस्त रहते थे कि उनको परीक्षा की परवाह ही नहीं थी। उन्होंने बीए की परीक्षा ही नहीं दी। उनकी फीस भी मैंने कॉलेज में जाके मैंने भरी फीस। प्रभाष ने मुझसे कहा कि भाई वैदिक तुम भर दो फीस, तो मैंने कहा अच्छा भाई मैं भर देता हूँ, लेकिन परीक्षा में तो बैठो। उनके अरे मारो गोली, परीक्षा क्या करना है। विनोबा भावे इंदौर में आए तो प्रभाष जोशी एक उनका दैनिक पत्र निकालते थे शाम को, एक छोटा सा, एक फुल इसके पेज से डबल साइज का। तो ये हम लोग बहुत आनंद किया हम लोगों ने पत्रकारिता के क्षेत्र में उन दिनों। आपके जो पत्रकारिता के साथी हैं या जिनको आपने अपने आगे बढ़ते हुए देखा है, उनके बारे में तो मैं बात करूंगा, पर उसके पहले मैं जानना चाहता हूं कि आपने जो शुरुआत में अपनी बात कही कि पत्रकारिता के अलावा मेरी रुचि इन चीजों में थी, जैसे विदेश नीति है, और आपने कहा कि भारत के आसपास के जितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष रहे हैं या प्रधानमंत्री रहे हैं, उनमें सबसे आपकी मुलाकात हुई। जी। मैं इसलिए ये बात जानना चाहता हूं कि कहां पे चूक हुई कि जिन देशों के नाम आपने लिए, आज उन देशों के साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण है, यहां तक कि नेपाल के साथ तनाव क्यों है, विदेश नीति के ऊपर प्रभाव डालते हैं, लिखते हैं उसके बारे में। आपका विश्लेषण शायद देश के लिए लाभकारी होगा। देखिए, मेरा कहना यह है कि जब से नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने भरपूर कोशिश की है। मतलब इतनी तबीयत से कोशिश शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने की हो कि पड़ोसी देशों से संबंध बढ़ाएं। इसका भी एक कारण है और उस कारण में मैं भी हूँ। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का सबसे पहले मैंने ही प्रस्ताव रखा। मैंने ही भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं, संघ के जो शीर्ष नेता हैं, उनका नाम नहीं लेता हूँ, सबसे अनबोला भी मोल लिया, मुझसे नाराज हुए, लेकिन मैंने किया। और रामदेव जी और मैंने पूरे देश में घूम घूम के प्रचार किया। दिल्ली के स्टेडियम में एक सभा में मैंने नरेंद्र भाई को कहा, चुनाव के पहले भाषण में, मेरा भाषण है वो यूट्यूब पे देख सकते हैं, जिसमें मैंने कहा कि आपका पहला कर्तव्य प्रधानमंत्री बनने पर ये है। मैंने कहा एक तो भविष्यवाणी करता हूँ कि आपको प्रधानमंत्री बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती, आप बनेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बनने पर पहला काम आप ये करेंगे, दक्षिण एशिया के जितने देश हैं उनका एक साझा बाजार बनाएं, उनकी एक साझा मुद्रा बनाएं, उनका एक साझा परिवार बनाएं। ये आपको करना होगा। वो उन्होंने किया। वो देखिए एकदम अफगानिस्तान चले गए, उसके पहले नेपाल गए, अचानक पाकिस्तान चले गए। उन्होंने कोशिश की कि सारे पड़ोसी देशों को हम जोड़ सकते हैं अच्छी तरह से। लेकिन हुआ क्या कि सिर्फ चले जाने से, सिर्फ प्रचार कर देने से, अच्छा दे देने से, गले मिलने से राजनीतिक संबंध बनते नहीं हैं, कूटनीति चलती नहीं है। कूटनीति चलाने के लिए आपको उन देशों की कमियां और खूबियां अच्छी तरह से पता होना चाहिए, या उनके जो विशेषज्ञ हैं वो आपके आसपास सलाह देने के लिए होना चाहिए। मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि नरेंद्र भाई के पास अफसरों के अलावा, अफसर तो हैं और बड़े योग्य अफसर हमारे हैं, लेकिन उनके अलावा कोई ऐसे राजनीतिक व्यक्ति नहीं है या सामाजिक व्यक्ति नहीं है कि जो पड़ोसी देशों के नेताओं से सीधा संपर्क कर सके। तो ये एक बहुत बड़ी बाधा है। अब देखिए चीन से मामला फंसा हुआ है, मैं समझता हूँ कोई मामला ही नहीं, बिल्कुल एक ऐसा मामला है कि जिसको बातचीत से हल किया जा सकता है। एक भयंकर चीनियों ने भूल की कि हमारे 20 लोग उन्होंने जवानों को हताहत कर दिया, शहीद हो गए, उसकी भी जरूरत नहीं थी। ये सब गलतफहमी के कारण हुआ है। लेकिन क्या वजह है कि आज तक नरेंद्र मोदी और शी, जो दर्जन भर मिल चुके हैं एक दूसरे से, एक झूला झूल चुके हैं साथ साथ, लुंगी पहन के उनके साथ घूम चुके हैं तमिलनाडु में, उनसे वो बात ही नहीं कर रहे हैं और अपने भाषणों में चीन का नाम ही नहीं लिया आज तक उन्होंने एक बार भी। ये मामला तो आसानी से हल हो सकता है। जो आदमी चीन के लोगों को जानता हो, चला जाए, बात करे, मामला हल हो जाए। मैं चीन दसियों बार जा चुका हूँ और एक एक दो दो महीना चीन घुमा हूँ। वहाँ के पोलिट ब्यूरो के मेंबर्स और कई गवर्नर्स मेरे दोस्त हैं, परिचित हैं। अभी कल भी ईमेल मेरे पास उनका आया था। मेरे जैसे कई लोग हैं हिंदुस्तान में जो
बहुत से देशों के बहुत से लोगों को, बहुत महत्वपूर्ण लोगों को जानते हैं। उनका इस्तेमाल सरकार को करना चाहिए। आप देखिए कि जब मैं पीएचडी कर रहा था स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में, तो अफ़गानिस्तान पे पूरे देश में एकमात्र एक्सपर्ट मैं ही था। मेरी उम्र क्या थी उसमें? मुश्किल से मैं 25 का भी नहीं था, 20-22 साल की उम्र थी मेरी। इंदिरा जी ये जानते हुए कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, वो बोलती थी कि प्रकाश चंद्र जी सेठी ने मुझे सब बता रखा है आपके बारे में, इसके बावजूद मुझे बुला के पूछती थी कि भाई वो प्राइम मिनिस्टर हमारे एम्बेसडर से बात नहीं कर रहा है, आप उसको जानते हैं क्या? तो मैंने कहा भाई वो तो मेरे साथ बसों में घूमता था, आज वो प्रधानमंत्री है, तब वो कुछ भी नहीं था, वो मेरे साथ बसों में घूमता था। मैंने कहा अब पता नहीं प्रधानमंत्री के बाद मुझे पहचानेगा कि नहीं। बोले आप जाके तो देखिए। मैं गया, ये बबरक कारमल की बात कह रहा हूँ। तो बबरक भाई ने मुझे इतने वार्मली वेलकम किया कि मैं खुद आश्चर्यचकित था। महल की बहुत सारी सीढ़ियाँ जामा मस्जिद की तरह, वो उतर के नीचे आए मुझे लेने के लिए, और अफगान लोग, पठान लोग गले पे चुम्मा देते हैं, एक चुम्मा इधर दिया, एक मुंह पे चुम्मा देते हैं, एक चुम्मा इधर दिया, एक चुम्मा इधर दिया, मुझे ले गए और सारा मामला हल हो गया। तो मेरा ये कहना है कि इस सरकार को इस कमी की पूर्ति करना चाहिए कि लोगों का इस्तेमाल करना चाहिए, कि पड़ोसी देशों में भेजें और बात करवाएं नेताओं से। और देखिए जो एक अनौपचारिक बातचीत होती है ना, उसका तो मामला ही कुछ और होता है। अब मैं जाता हूँ एज मिस्टर नोबडी, मुझसे अगर कोई पूछे कि हु आर यू, आई एम मिस्टर नोबडी। मेरा कोई पद है ही नहीं, न मैं स्पेशल इन्वॉय हूँ, न एम्बेसडर हूँ, न विदेश मंत्री हूँ, न प्रधानमंत्री हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। बिल्कुल। तो होता क्या है कि दोस्त की तरह रिसीव करते हैं। यानी नवाज शरीफ के पास जब भी मैं गया हूँ, वो बाहर मुझे लेने आते हैं, फिर छोड़ने मुझे बाहर जाते हैं। अगर विदेश मंत्री जाएगा तो प्रधानमंत्री उसको छोड़ने के लिए बाहर नहीं जाएगा, उसको वहीं दफ्तर में से नमस्ते कर देगा। तो मेरा ये कहना है कि कूटनीति की सफलता के लिए अनौपचारिक साधनों का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, और वो उसमें मुझे अभी कमी मालूम पड़ती है। लेकिन मुझे लगता है कि नरेंद्र भाई इस पर विचार कर रहे हैं, वो सोचेंगे और कोई चीज़ें बनेंगी देश के लिए हमारे। हाँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि जब नेपाल भी हमारे ऊपर गोली चलाए, और पाकिस्तान तो चला ही रहा है, और चीन ने अपने उत्तराखंड तक अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, तो ऐसे समय आप सही कह रहे हैं कि एक ऑप्शन युद्ध का है, सबसे युद्ध का है, जो टेलीविजन चैनल्स ने माहौल बना दिया है। क्योंकि टेलीविजन चैनल तो ये कह रहे हैं कि सबको एक साथ हम धूल चढ़ा देंगे, और जब मिसाइल हो और एटॉमिक। जी संतोष जी, टेलीविजन चैनल्स को आप दोष मत दीजिए। क्यों मत दीजिए? कि उनका काम क्या है? पैसे कमाना, अपनी टीआरपी बढ़ाना। तो वो तो कहेंगे कि युद्ध का माहौल है, ये है, वो है, लेकिन युद्ध होगा तो सारे टीवी चैनल वाले भाग जाएंगे, कोई वहां नहीं जाएगा, बेचारे सिपाही मरेंगे हमारे। तो मेरा कहना ये है कि टीवी चैनल्स को बहुत मर्यादित होकर बात करनी चाहिए। और ये जो एंकर्स हमारे, जिस तरह से राजीव त्यागी का निधन हुआ है, इतना मेरे हृदय विदारक घटना थी वो। मतलब एंकर लोग कितना ज़्यादा तबाह करते हैं लोगों को। इसलिए मैंने तो जाना बंद कर दिया। पहले मैं पूछता हूँ भाई कौन कौन आएंगे, अगर पार्टियों के प्रवक्ता आएंगे तो मैं किसी टीवी चैनल पे नहीं जाता हूँ कि भाई प्रवक्ताओं के साथ मैं क्यों बैठूंगा। कोई विद्वान हो, विशेषज्ञ हो, एक्सपर्ट हो, बड़ा नेता हो, उसके साथ बैठूंगा। मैं अपना स्तर क्यों गिराऊंगा उनके साथ? तू मैं करूंगा, दंगल करूंगा उनके साथ, क्यों करूंगा? तो ये अब दंगल टीवी बन गए हैं सारे। सर, मैं इसके ऊपर आऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं जानना ये चाह रहा हूं कि जब आपने पत्रकारिता को बिल्कुल नजदीक से देखा, आप कई संस्थानों के प्रमुख रहे, आप लोगों के साथ आपने उनकी अंदर की बात निकाली और उनको अपने लेखों में लिखा, क्योंकि आपके लेख अपने आप में समाचार का एक बड़ा विश्लेषणात्मक स्वरूप है। जब आप उसको लिखते हैं, और जब से आपने लिखना शुरू किया, मेरा ख्याल है 64-65 से आपने एक्टिव नहीं, रोल निभाना शुरू किया। 1958 में छपा था मेरा लेख सबसे पहले। जी, वो तो आपने बताया, लेकिन मैंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर 64-65 में डॉक्टर लोहिया के संपर्क में जब आप आए होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। 65 तब से आपने ज्यादा बड़ा रोल निभाना शुरू किया। जी, डॉक्टर लोहिया से मेरा संपर्क हुआ है 1960-61 में। जी, अपने कॉलेज का नहीं, पूरे शहर का मैं छात्र नेता था।
इसलिए देश के सारे बड़े नेताओं को, सभी पार्टियों के, मैंने इंदौर शहर में बुलाया, डॉक्टर लोहिया को भी बुलाया था। उसके बाद मेरे संपर्क और बढ़ते गए। लेकिन आपने ठीक कहा बिल्कुल कि मैंने राष्ट्रीय पत्रों में लिखना 1965 से शुरू किया, जब मैं दिल्ली में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में पीएचडी करने आया। तो नवभारत टाइम्स में नियमित लिखता था। माया शर्मा जी एडिटोरियल पेज की इंचार्ज थी, तो रविवारी पेज की इंचार्ज थी, वो मेरा लेख छापती थी। धर्मवीर भारती धर्मयुग में मेरा लेख छापते थे, और धर्मवीर भारती की चिट्ठी मेरे पास है अभी, वो आर्काइव्स में मैंने जमा करवा दी है। उसमें धर्मवीर भारती ने लिखा मुझे कि आज तक हिंदी में इस तरह के लेख पर इतनी चिट्ठियां धर्मयुग में कभी नहीं है। और एक चिट्ठी उनकी मेरे पास है जिसमें उन्होंने लिखा कि पारिश्रमिक आपको मैं 400 रुपये भेज रहा हूँ। यानी आज से 55 साल पहले 400 रुपये, कहने लगे इतना पारिश्रमिक। उन्होंने 2 नाम लिए, वो नाम नहीं लेता हूँ क्योंकि वो मेरे पूज्य हैं, जिनके नाम उन्होंने लिखे थे वो मेरे पूज्य हैं, मैं उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा पारिश्रमिक हमने इन दोनों महान साहित्यकारों को, जो उस समय जीवित थे, कि उनको भी नहीं दिया है। वो, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। उन्होंने लिखा मुझे वो पत्र, मेरे पास पोस्ट कार्ड वो अभी तक है। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि धर्मयुग में मेरे लेख पर, मतलब भारती जी ने कहा कि मैं कई अंक धर्मयुग में अगर लगातार छापता रहूं तो भी ये चिट्ठियां पूरी नहीं होंगी। इसलिए वो कहते थे कि मैं 25 चिट्ठियों की एक चिट्ठी छापूंगा, जो प्रतिनिधि चिट्ठी छापूंगा। ऐसे धर्मयुग में मेरे एक लेख पर लेख से बड़े पत्र छपा करते थे। तो तभी से मुझे और भी अखबार वालों ने लिखने के लिए कहा, और नवभारत टाइम्स में तो मैंने बहुत लिखा उस जमाने में। जी वैदिक जी, उस समय आपने अपने जीवन में पत्रकारिता को कई बार बदलते शायद देखा है। जी, जब पूरी तरह बदली है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि वो अखबार से टेलीविजन के ऊपर केंद्रित हो गई, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो चेहरे बदले हैं पत्रकारिता के, और पत्रकारिता में एम्फेसिस बदला है, उस चीज को आप अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं? इसके दोनों पक्ष हैं भारती जी। अच्छा इस मायने में है कि अखबारों को पढ़ने वालों की संख्या अब करोड़ों में पहुंच गई है, और अखबार लाखों की संख्या में छपते हैं। जब मैं नवभारत टाइम्स का संपादक था तो 4,30,000 छपता था, और उस समय हम कहते थे कि दिल्ली शहर में जितने अंग्रेजी अखबार छप रहे हैं उन सब से ज्यादा अकेला हिंदी का अखबार छप रहा है। जी, 70 लाख छापते हैं, या और ज्यादा भी छापने की बात कहते हैं। जी, तो अखबारों के पाठकों की संख्या करोड़ों में हो गई है। इसलिए पत्रकारिता का स्वरूप बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बढ़ा हुआ है, बहुत ताकतवर हुआ है। लेकिन एक बात की जो कमी मुझे लगती है कि जैसी गंभीरता पहले हुआ करती थी अखबारों में, वैसी गंभीरता अब जरा कम देखने को मिलती है। यानी मैं देखता हूँ कि पहले जो रिपोर्टर होते थे या समाचार संपादक होते थे, वो बड़ा एक अपनी अपनी पाकीज़गी पर, अपनी पवित्रता पर बड़ा गर्व करते। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि कई अखबार सरकार के ज़बरदस्ती विरोध करते रहते हैं, कई अखबार ज़बरदस्ती समर्थन करते रहते हैं, और लोग बल्कि आजकल एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिससे हंसी आती है सुन के, कि ये जो मीडिया है ये गोदी मीडिया है, ये मोदी की गोदी में बैठा हुआ मीडिया है। लेकिन ये बात ठीक नहीं है। देश में कई पत्रकार हैं कि जो बिल्कुल निष्पक्ष लिखते हैं, उनको कोई डर नहीं है, और नेता भी हैं ऐसे कि जो अपनी बात निष्पक्ष कहते हैं, उनको कोई भय नहीं है। तो भारत में पत्रकारिता बिल्कुल जीवित है, वो किसी के गुलाम नहीं है। लेकिन कुछ अखबारों की मजबूरियां होती हैं, और टीवी चैनल्स की तो बहुत ज़्यादा मजबूरियां होती हैं कि वो पक्षपात करते हैं, इस पक्ष में या उस पक्ष में लिखते रहते हैं। लेकिन पत्रकार वही है जो बिल्कुल निष्पक्ष रहे। यानी सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज भी उतना निष्पक्ष नहीं होगा जितना कि एक पत्रकार होगा। और पत्रकार को होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि पत्रकार को मैं कहता हूँ कि जैसे भगवान के लिए वेदों में क्या शब्द आता है, सहस्र मुख, कि भगवान तुम्हारे 1000 मुख हैं। तुम बोलते हो ना तो लक्ष कर्ण से लोग सुनते हैं, लाखों कान तुम्हारी बातों को सुनते हैं।
तो पत्रकार के लिखे हुए और बोले हुए को करोड़ों लोग सुनते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम जब तक पत्रकार हैं बिल्कुल निष्पक्ष रहें, किसी से भी पक्षधरता करनी नहीं, जो बात पते की है वो हमको लिखना चाहिए, क्योंकि एक जज से भी ज्यादा की जिम्मेदारी है। जज एक फैसला देता है, दो आदमी इधर या उधर हो जाते हैं। एक पत्रकार अगर झूठी बात जी लिखेगा, गलत बात लिखेगा, तो करोड़ों लोग गुमराह हो जाएंगे। पत्रकार की जी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि किसी प्रधानमंत्री से, किसी राष्ट्रपति से, किसी मुख्यमंत्री से, किसी न्यायाधीश से कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि पत्रकारिता राजनीति की तरह नहीं है। जी पत्रकारिता एक 24 घंटे का काम है। पत्रकारिता अगर कोई पत्रकार गलती करे, अप्रामाणिक बात लिखे, पक्षपात करे, तो उसका असर भारतीय लोकतंत्र पर बहुत बुरा हो सकता है। कई बार ऐसा हुआ है। जी लेकिन मुझे भारत की पत्रकारिता पर बड़ा गर्व है कि हमारे यहाँ जी एक से एक लोग हुए हैं बिल्कुल निष्पक्ष लिखने वाले। आपातकाल के दिनों में भी जी मैंने देखा है, मैं जी नवभारत टाइम्स में था आपातकाल के दिनों में। उन दिनों ये हुआ जी कि जिस दिन आपातकाल लागू हुआ, मैं इंदौर में था। जी बल्कि आपको मजे की जी बात सुना दूं, बातचीत हो रही है तो उसका जी संदर्भ देना कोई अनुचित नहीं है। जैसे ही जी आपातकाल जरूर। लागू हुआ 26 जून के सुबह, मैं सुदर्शन जी, कौन सुदर्शन जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक संघ बने बाद चालक थे। में, वो हाँ संघ चालक, वो मेरे परम मित्र थे, बड़े दोस्त थे। वो मेरे पास आके रहा भी करते थे, हॉस्टल में रहते थे मेरे साथ, कई बार मेरे घर पे भी रहे वो। इंदौर के थे तो मेरी बहुत दोस्ती थी। तो अस्पताल में मैं उनसे मिलने गया तो ट्रांजिस्टर चलते थे उन दिनों, तो ट्रांजिस्टर उन्होंने ऑन किया और उस पर खबर आई सुबह 8 बजे कि आपातकाल रात को लागू हो गया, जयप्रकाश गिरफ्तार हो गए, ये हो गया, वो हो गया। तो तुरंत मैं भाग के नई दुनिया के दफ्तर गया। तो राहुल बारपुते जी ने जी मुझसे कहा कि वैदिक ये तो आपातकाल हो गया। मैंने कहा आप लोग तो कांग्रेसी अखबार हो, लाभचंद जी मालिक थे, तो आपके लिए तो अच्छा ही हुआ। तो बोले नहीं, मुझसे पूछा कि बोलो क्या करना चाहिए। मैंने कहा देखिए आप विरोध तो कर नहीं सकते आपातकाल का, आपको जेल भेज देगी इंदिरा जी, विरोध तो हम करेंगे, लेकिन आप जगह तो खाली छोड़ सकते हैं। तो उन्होंने संपादकीय की जगह खाली छोड़ी कई दिनों तक। राहुल जी ने, रज्जू जी बाबू ने, राजेंद्र माथुर ने उसमें संपादकीय नहीं लिखा। तो जी ये एक प्रारंभिक, मैंने आपसे कहा ना कि आपातकाल के दिनों में भी लोगों ने दमखम रखा। फिर मैं दिल्ली आया, अक्षय जी हमारे संपादक थे, अक्षय कुमार जैन जी, उन्होंने सारे पत्रकारों की बैठक बुलाई। तो मैं सह संपादक था उन दिनों। तो मैं बैठक के पहले उनके कमरे में गया। मैंने कहा बाबूजी आप मेरा इस्तीफा ले लीजिए, मैं कोई गलत बात लिखूंगा नहीं। तो बोले तुम्हारे नाम से थोड़ी जा रही है, संपादक तो मैं हूँ, मेरा नाम छपता है उस पर, तुम्हारा नाम तो छपता नहीं है अखबार पे, किसको मालूम पड़ेगा। मैंने कहा किसी को मालूम पड़े या नहीं पड़े, मैं गलत बात नहीं लिखूंगा, मैं आपातकाल का समर्थन नहीं करूंगा, मैं इस्तीफा देता हूँ। अच्छा बोले मैं आपसे लिखवाऊंगा ही नहीं, मैं आपसे कहूंगा कि आप विदेश नीति के एक्सपर्ट हो, विदेश नीति पे लिखो बस, उसमें तो कोई झगड़ा है नहीं। मैंने कहा ठीक है ऐसा करेंगे आप तो मैं रुकता हूँ। तो आपातकाल में भी मैंने देखा कि कई ऐसे संपादक थे, कई ऐसे पत्रकार थे जो बिल्कुल ईमान की बात लिखते थे, वो डरते नहीं थे। उनके अखबार बंद हो गए, परवाह नहीं है, उनको उठा के जेल में डाल दिया, परवाह नहीं है। तो भारत में वो परंपरा आज भी है, किसी डर नहीं है, ईमान की बात लिखते। वैदिक जी, जब आप नवभारत टाइम्स के संपादक थे या जब आप पीटीआई के जी संपादक थे, तो आपके ऊपर कभी सरकार की तरफ से या निहित स्वार्थों की तरफ से कुछ दबाव आए कि इस तरह की खबरों को थोड़ा टोन डाउन कीजिए या इस तरह की खबरें थोड़ी चला दीजिए, मित्रता के अलावा? हाँ 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 हाँ, ऐसा हुआ नहीं। मित्र लोग भी फोन करते थे, लेकिन मैं मित्रों से भी बहुत प्रेम से उनको कहता था कि देखिए जो लिख रहा हूँ ना वो आपके खिलाफ नहीं है, वो अंततोगत्वा आपको लाभ देगी, क्योंकि मैं ईमान की बात जी लिख रहा हूँ, एक सच्चाई की बात लिख रहा जी हूँ। लेकिन जी आप सवाल पूछा वो बहुत ही मजेदार सवाल है कि क्या सरकार की तरफ से कोई दबाव आया। जी मेरी पत्रकार होने के अलावा इतने संपर्क थे सरकार के सभी लोगों से और विपक्ष के लोगों से कि किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुझे फोन करके कहे कि हमारे पक्ष में लिखो या हमारे विपक्ष में लिखो। लेकिन वो फोन करते थे अखबार के मालिक को। अखबार का मालिक भी इतना खाने के लिए बुलाएगा, इधर उधर की 20 बातें करेगा, फिर धीरे से कहेगा कि चौधरी चरण सिंह जी की सरकार है
तो आप चौधरी चरण सिंह जी तो मेरे घर पे ठहरते थे, इंदौर जाते थे, पिताजी वो दोनों आर्य समाजी, दोनों की बड़ी दोस्ती थी और मेरी भी राजनारायण जी की वजह से गहरी दोस्ती थी। लेकिन मुझे वो इनडायरेक्टली कहते थे घुमा फिरा के, बोले वो चरण सिंह जी के विरुद्ध कुछ लिखा गया है, तो किसने लिखा है आप जरा देख लें। मैंने कहा ठीक है मैं देख लूंगा। अब क्या करें, मालिक के सामने ज्यादा फालतू बहस करने की जरूरत नहीं है, देख लूंगा जो लिया सुन लिया। तो ऐसा जब मैं पीटीआई में एडिटर था ना, तो आप ये देखिए कि राजीव गांधी की कभी हिम्मत नहीं पड़ी, कि राजीव गांधी मुझे बहुत जानते थे, कभी हिम्मत नहीं पड़ी कि मुझे फोन करके कहेंगे वैदिक जी ऐसा क्यों लिख रहे। जब ये बोफर्स का मामला सारी दुनिया को सबसे पहले मैंने बताया, हमारी जो महिला मित्र थी चित्रा सुब्रमण्यम, उसने जिनीवा से वो खबर मुझे भेजी और रात को शायद 10 बजे वो खबर आई। तो हमारे जो न्यूज़ एडिटर थे उन्होंने मुझे फ़ोन किया घर पे कि क्या करें। मैंने कहा एकदम छापो। चित्रा सुब्रमण्यम से मेरी बात हुई है, वो जब मेरे घर आई मैंने कहा भाई जो भी ईमानदारी की खबर है प्रमाण, उसको हम रोकेंगे नहीं, छापो। दूसरे दिन जो प्रधानमंत्री के ये थे प्रेस सचिव गुरुकुल के पढ़े हुए, क्या नाम उनका, आपको नाम याद होगा, उनके भाई भी मेरे साथ पीटी में काम करते थे, वो कर्नाटक के थे, शारदा प्रसाद जी। शारदा प्रसाद जी फोन आया मुझे, तो वो हाँ शारदा प्रसाद जी, उनके भाई, छोटे भाई हमारे पीटीआई का फीचर सर्विस देखते थे, दोनों गुरुकुल में पढ़े हुए थे, आर्य समाजी थे। तो शारदा प्रसाद जी मुझे एक बड़े भाई के नाते उन्होंने मुझे फ़ोन किया, ऑफिसर के नाते नहीं, बड़े भाई के। बोले बोफर्स का क्या है। मैंने कहा शारदा प्रसाद जी एकदम प्रामाणिक खबर है, उस लड़की से मैंने कहा है कि मल्लिना का ये वाक्य अपने सिर पे लिख के रखो, ना मूलम लिखते किंचित, बिना प्रमाण के बात लिखे नहीं, ये सारे प्रमाण उसने भेज रखे हैं। तो खबर में कोई बुराई नहीं है। तो पूरे हिंदुस्तान में तहलका मच गया उस खबर से। ऐसी कई खबरें पीटीआई से यानी भाषा से मैंने चलाई और उनका अंग्रेजी अनुवाद छपा। तो मुझ पे दबाव तो नहीं आया कभी। एक बार एक सूचना मंत्री, उनका नाम नहीं बोलूंगा, प्रिय मित्र थे, तो उन्होंने मुझे फोन किया मंत्रालय से कि बोले मध्य प्रदेश के ही हैं, नहीं मध्य प्रदेश के ही रहने वाले, नहीं मध्य प्रदेश के नहीं मतलब थे, राजीव जी के जमाने में ना, नाम नहीं बोलूंगा मैं, अच्छे मित्र थे बहुत, मेरे प्रेमी थे वो। उन्होंने मुझे फोन किया, बोले आई वैदिक होप कि जी विद्या बाबू भाई नहीं आप थे। नहीं अच्छा। तो उनका निधन भी 8-10 साल पहले हो गया। तो मुझसे बोले ये एक लड़की को भेज रहा हूँ, इसको आप अपॉइंट कर लें अपने, तो और बड़ी योग्य है। तो मैंने कहा अरे भाई योग्य है तो हमको तो ज़रूरत है योग्य लोगों की, आप भेजिए, ज़रूरत नहीं होगी भी तो मैं मैनेजमेंट को कहूँगा कि अपॉइंट कर दें, आप भेजिए उनको। भेजा उन्होंने। मैंने उस बच्ची से, उस लड़की से खबर लिखने के लिए कहा, वो एक खबर लिख के लाई, उसमें कम से कम 25-30 गलतियाँ थी। तो मैंने कहा बेटे तुमको हिंदी लिखना भी नहीं आती है तो तुम यहाँ उप संपादक कैसे बनोगे, झगड़े होंगे। ये लोग हमारे तो बड़े सख्त हैं, एक एक चीज़ चेक करते हैं। मैं खुद हर खबर को चेक करता था टेलीफिल्टर पर भेजने के पहले। तो मैंने कहा तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी यहाँ। तो वो बहुत ही नाराज़ सी हुई कि आपको मिनिस्टर साहब ने कहा है फिर भी आप ये नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा तुम उठो और बाहर जाओ, मैं मिनिस्टर साहब से बात करता हूँ। मैंने मिनिस्टर साहब को फ़ोन किया तो कहने लगे कि वैदिक जी आपको वो बिल्कुल योग्य नहीं लगी। मैंने कहा बिल्कुल अयोग्य है। बोले फिर भी रख लीजिए ना। तो मैंने कहा लेकिन काम करने आप आएंगे, बिल्कुल यही बोला मैंने। कैबिनेट मिनिस्टर थे। मैंने कहा भाई साहब यहाँ काम करने आप आएंगे, उप संपादकों की टेबल पे बैठ के आप लिखेंगे खबरें, कौन लिखेगा। ये बिल्कुल गलत बात। और मैंने कहा मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा, गलत आदमी को भेजते हैं उसको नियुक्त करने के लिए मुझसे कहते हैं। लेकिन मैं उस नेता की बहुत तारीफ करता। 3-4 दिन बाद किसी सभा में उनका और मेरा भाषण साथ साथ था। हम मंच पे बैठे थे तो उनके पास वाली कुर्सी खाली थी, मैं उस पर नहीं बैठा, मैं कोने वाली कुर्सी बैठ गया जाके। वो उठ के मेरे पास आए और मेरे कान में बोलते हैं वैदिक जी मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, आप नाराज़ हो गए। मैंने कहा देखिए भाई साहब, मैं संपादक हूँ, पीटीआई के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, अपने काम धंधा जो व्यवसाय है उसके प्रति मेरी जिम्मेदारी है, मेरे प्रोफेशन के प्रति। मैं गलत आदमी को अपॉइंट करूंगा, किसी के दबाव सारे
कि ये संपादक हमारा कर दिया। तो ऐसे कुछ 2-4 घटनाएं हुई, मुझे आज तक कभी किसी ने प्रेशराइज नहीं किया। मैं आपने इधर के जो पत्रकारी जीवन को देखा है पिछले 15 साल 20 साल का, इसमें किन पत्रकारों के ऊपर आपको विश्वास हुआ है कि ये लोग सचमुच पत्रकारिता कर रहे हैं? भाई देखो, अब इसको आप पक्षपात कह दें तो कह दे, मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन मुझे बड़ा गर्व है हमारे मित्र और साथी राजेंद्र माथुर जी पर और प्रभाष जोशी जी पर। ये लोग ऐसे पत्रकार थे कि कोई इनको किसी पद से, किसी प्रलोभन से या किसी भय से प्रभावित नहीं कर सकता। प्रभाष भाई को सिख आतंकवादियों ने धमकी दी, तो मैंने प्रभाष भाई से कहा कि यार आप रोज एक ही सड़क से मत आया करो घर से अपने दफ्तर, आप रोज सड़क बदल बदल के आया करो। और बहुत उनको और भी कई मैंने बातें बताई, मैंने कहा आपको ये सब सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन प्रभाष जोशी कभी डिगे नहीं, कभी डरे नहीं, जो उनको लिखना था वही लिखते थे। ऐसा राजेंद्र माथुर उस तरह से मतलब मतलब क्या कहूँ कि बहुत तेजस्विता दिखाने वाले व्यक्ति नहीं थे। वो एक एकेडमिक ढंग का एनालिसिस करते थे, लेकिन बड़ा निष्पक्ष करते थे। लेकिन रज्जू बाबू का ये भी कहूँगा मैं कि उन्होंने जब आपातकाल हटा, नहीं आपातकाल के दिनों में ही आपातकाल के पक्ष में भी लिख दिया, और थोड़ा सा वो दबाव में आ जाते थे। 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि उनकी थोड़ी अनबन हो गई, और मतलब चंद्रशेखर जी एक टाइम्स ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में आए, किसी बड़े 5 स्टार होटल में था, तो घंटा भर लेट हो गए। तो मुझे अशोक जैन जी थे, उन्होंने मुझसे कहा कि वैदिक जी आप भाषण दीजिए, चंद्रशेखर जी जब तक नहीं आया आप बोलते रहिए। मैं बोलता रहा, जब चंद्रशेखर जी आ गए तो मैं बैठ गया। चंद्रशेखर जी का भाषण के पहले रज्जू बाबू ने, राजेंद्र माथुर जी ने उनको इंट्रोड्यूस किया, तो राजेंद्र माथुर ने ये बोल दिया कि भाई ये प्रधानमंत्री इतना लेट आते हैं और इतने बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं ऑडियंस में, वो सब दुखी हो रहे हैं। तो चंद्रशेखर जी ने अपने भाषण में ही बहुत बुरी तरह से उनको रगेद दिया, और बहुत काफ़ी कुछ बोल दिया, वो मैं दोहराने वाला नहीं हूँ, उसको दोहराना ठीक नहीं है। लेकिन जब हम लोग कॉफ़ी पीने के लिए इकट्ठा हुए, तो रज्जू बाबू ने कॉफ़ी का कप उनकी तरफ बढ़ाया, तो चंद्रशेखर जी ने यूँ हाथ किया, मतलब कॉफ़ी को मार फेंक देने का। मैंने हाथ पकड़ लिया, और क्या बात है, नहीं मेरा वजन बहुत गया है, मैं भी अभी नहीं पीता हूँ। तो चंद्रशेखर जी हो रही है, आप कह रहे वजन गया है, आप मुझसे कह रहे थे कि आप भौंसी में रोज सुबह उठ के घूमते हैं, आप पीजिए कॉफ़ी जी। तो मेरी तरफ बड़ा घूर के देखा और फिर कॉफ़ी ले ली। तो मुझसे कहने लगे कौन है ये जो मुझे वहाँ कोस रहा था? अरे मैंने कहा मेरे भाई हैं, इंदौर के हैं, नवभारत टाइम्स के एडिटर हैं। बोले अच्छा 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 अच्छा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि रज्जू बाबू को इतना शौक लगा है उस घटना से, कई बार उनसे मेरी बात हुई। मेरे ख्याल से उसके महीने 2 महीने बाद ही उनको अचानक हार्ट अटैक हुआ और वो चल बसे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि राजेंद्र माथुर इतना फाइन एनालिसिस करते थे, इतना बारीक विश्लेषण करते थे, और लिखने में ऐसी सुंदर उपमाओं का इस्तेमाल करते थे जो आपका दिल जीत लेते थे। मैं उनको, प्रभाष जोशी को, अपनी ईमानदारी के लिए और निष्पक्षता के लिए बहुत ही, दोनों को बहुत महत्व देता हूँ। मतलब उन्होंने उनके पत्रकारिता का बाद के मार्ग जो पत्रकार प्रशस्त, हुए हैं सर, ये तो आपके साथ महागुरु रहे हैं, लेकिन उसके बाद पत्रकार जो हुए हैं माथुर साहब और जोशी जी के, प्रभाष जी के बाद, उनमें आपको ऐसे पत्रकार नजर आए जिनमें आपको पत्रकारिता का भविष्य नजर आया हो? मुझे कई लोग अच्छे लगे, लेकिन उतनी प्रतिभा उन लोगों में नहीं लगी मुझे जितनी इन लोगों में थी, और जिस तरह से लोग लिखते थे। और उसी ज़माने में जबकि हम लोग पत्रकारिता शुरू की, जिसमें राहुल बारपुते जी का नाम लिया, कई लोग थे जी, बना में कुछ अच्छे पत्रकार थे, और आगरा में कुछ अच्छे पत्रकार थे जो तीखा और साफ लिखते थे, किसी से डरते नहीं थे। और उन दिनों में वीर अर्जुन निकलता था, उसमें महाशय कृष्ण उसके संपादक होते थे। बाद में के नरेंद्र उनके लड़के संपादक हुए,
और वीरेन जी जालंधर से निकालते थे, वो वहाँ संपादक होते, वो और मैं जेल में साथ रहे हैं। महाश्री कृष्ण जी मिलने आए थे अपने पुत्र वीरेन जी से। वीरेन जी शायद मिनिस्टर थे सरदार प्रताप सिंह केरो की सरकार में, और लाला जगत नारायण भी थे, पंजाब केसरी के मालिक। हम लोग सब जेल में साथ थे। तो महाशय कृष्ण जी ने मुझसे मिलने के लिए प्रताप सिंह केरो से स्पेशल परमिशन ली कि वो लड़का जो इंदौर से आया है मुझे उससे भी मिलना है। तो ये लोग पत्रकार लोग डरते नहीं थे। पंजाब में अखबार निकाल रहे हैं और सरदार प्रताप सिंह केरो के खिलाफ डट के लिखते थे। उनकी हत्या भी इसीलिए हुई। जगत नारायण जी की लाला जगत नारायण जी की हत्या हुई, उनके लड़के रमेश चंद जी की हत्या हुई। हाँ जी, तो ये पत्रकारिता के आदर्श थे। ये लोग डरते नहीं थे किसी से। जो बात लिखना है हमको, ठीक है। वैसे लोग आज दिखाई नहीं आज नहीं दिखाई देते जी। तो मैं आज पत्रकारिता का एक नया क्षेत्र खुल गया है जिसमें हर व्यक्ति स्वयंभू पत्रकार हो गया है, सोशल मीडिया। इस सोशल मीडिया के बारे में आपका क्या विश्लेषण है? ये देश को पत्रकारिता का कर्तव्य निभाते हुए आप इसमें देख रहे हैं, या इस सोशल मीडिया को आप ये मान रहे हैं कि ये पत्रकारिता के बुनियादी उसूल के खिलाफ है? मेरा ख्याल है इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम हुई है वैदिक जी के यहाँ। मेरी आवाज आ रही है सर? इसको मैं करता हूँ। हाँ, आपकी आवाज तो आ रही है, लेकिन वो एक मिनट देखता हूँ क्या हुआ। इसको फिर से बंद करके चालू करूँ क्या? हाँ, ऐसा कर लीजिए। बंद करके चालू करता हूँ। कंट्रोल रूम मदद कीजिए। यही होता है कि आज के जमाने में इंटरनेट जीवन का इतना अभिन्न अंग हो गया है, कोई भी काम इंटरनेट के बिना नहीं हो पाता। और अगर डर कभी लगता है कि अगर यही स्थिति कभी बैंक के बीच में हुई तो सरकार को सबसे ज्यादा ध्यान इस डिजिटल कनेक्शन के ऊपर देना चाहिए कि इसमें कहीं कोई मिसकनेक्शन होता है। इसी में आप देखिए हैकिंग हो रही है। मैं अपना बताऊं, मैं शिकायत कर चुका हूं साइबर सेल में। मेरे मेरे अकाउंट हैक हो गए हैं, मेरा ट्विटर दो बार हैक हो गया। अब मेरी बाकी अकाउंट हैक होने की कोशिश हो रही है। आज ही मैंने कहा कि सब डिलीट कर दो, हम इस प्लेटफॉर्म से ही आउट होते हैं। लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट बात श्री वेद प्रताप वैदिक जी बता रहे थे हम लोगों को, और हम उनकी आवाज तो सुन सकते हैं लेकिन शायद चेहरा देखने में कुछ दिक्कत आ रही है। मेरी आवाज आ रही हो तो आप बोलना ही जारी रखें। वैदिक जी, नहीं, अभी आवाज भी नहीं जा रही है। हो सकता है कि जल्दी ही हमारा और उनका जुड़ाव हो जाए, पर ये परेशानी है। वैदिक जी जिस बात को बता रहे थे उस बात ने मन में एक हलचल पैदा की है, शायद आपके भी की हो। वो जिनका नाम ले रहे थे, श्री राजेंद्र माथुर, श्री प्रभाष जोशी जैसों का, कि इसके बाद ऐसे जर्नलिस्ट उनको नहीं याद हैं जो इतने निर्भीक और पत्रकारिता के सही मूल्यों के ऊपर खरे उतर रहे हों। मुझे लगता है कि शायद पत्रकार तो उनकी नजर में होंगे, लेकिन शायद संपादक उनको ऐसे समझदार बाद में कोई नहीं लगे जो इन तीनों का, खुद वैदिक जी का, राजेंद्र माथुर साहब का और प्रभाष जोशी का, इनका कोई तोड़ मिल सके। जी वैसे आप बात शुरू करें, आप आ गए हमारे बीच में। क्या क्या पूछा आपने? क्या पूछा? मैंने आपसे पूछा था कि जो सोशल मीडिया ने जो दरवाजा खोला है पत्रकारिता के लिए, और हर आदमी उसमें कोई ना कोई पोस्ट डाल रहा है, इस सोशल मीडिया को आप कैसे आंकते हैं, इसका आकलन कैसे करते हैं? देखिए, सोशल मीडिया एक तो हम सब लोगों की सक्रियता का परिचायक है, जागरूकता का परिचायक है, लेकिन इसकी कई हानियां भी, कि लोग अप्रामाणिक बातें भी लिख देते हैं, इधर उधर की गपशप भी लिख देते हैं,
अश्लील शब्दों का प्रयोग भी करते हैं, फूहड़ शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। मुझे भी कई बार लोग बहुत ही भद्दी बातें लिख देते हैं। एक बार जब कुछ बम्बई की फिल्मों के बारे में मैंने लिखा था, तो किसी गांव से जी। एक बच्चे का मुझे मेल आया कि मुझे लिखा कि तू बुढ़े तू सुअर है। तो पढ़ के मुझे एकदम धक्का लगा कि आज तक मुझे किसी ने सुअर नहीं कहा। तो मैंने कहा ये बच्चा है, तो मैंने लिखा कि अच्छा तूने जो कॉम्प्लीमेंट मुझे दिया है, ऐसा बढ़िया कॉम्प्लीमेंट तो जीवन में आज तक किसी ने नहीं दिया। मैं सुअर और तू मेरा कि मैंने उसके लिखा वो उसके लिए आया मुझे करेंगे। अगर लोग आपकी निंदा करेंगे तो आप हंस की उड़ाइए उनको, और क्या कर सकते हैं। बिल्कुल दूसरा ये है बिल्कुल कि बिल्कुल। इस पर रोक भी लगना चाहिए, कोई तरकीब ऐसी करना चाहिए व्हाट्सएप वालों को या इंटरनेट वालों को, ईमेलिंग वगैरह वालों को, जीमेल वालों को, कि कोई अप्रामाणिक बात कहे, अश्लील बात कहे, बहुत ही अनियंत्रित शब्दों का इस्तेमाल करे, तो अपने आप प्रतिबंध लग जाए, ऑटोमेटिक हो वो, ऐसा कोई इंतजाम होना चाहिए। तो आपसे तो बातचीत जो जाननी है वो तो अभी तक आ ही नहीं पाई, लेकिन इस प्रोग्राम के जी अंत जी में, क्योंकि हमको आपके लिए तो कई प्रोग्राम करने पड़ेंगे, आपका इतना विशद अनुभव है, है, है। और खासकर राष्ट्राध्यक्षों के बारे में, देश के राष्ट्राध्यक्षों के बारे में जो आपके मेमोयर्स हैं, अफगानिस्तान के आप मास्टर हैं। मैं आपसे आखिर में एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब आप अकेले व्यक्ति हैं, पाकिस्तान में गए थे और हाफिज सईद से मिले थे, और जिसके बाद देश में आपको देशद्रोही पेंट किया गया, हाँ ये एक हाँ हाँ हाँ। देशद्रोही है। तो मैं देशद्रोही वेद प्रताप वैदिक जी से ये जानना चाहता हूं कि वो हाफिज सईद से आखिर मिले क्यों थे, और मिले थे तो हाँ, क्या बातचीत हुई थी। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि पत्रकार तो मैं हूँ ही, उसके अलावा भी मेरी बहुत सी भूमिकाएं रही हैं। जैसे कि जी विदेश नीति के बारे में मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैंने जितना लगातार काम किया है भारत की विदेश जी नीति को बेहतर बनाने में, सफल बनाने में, या उसको किसी तरह से टेका लगाने में, मैं समझता हूँ आज जी। तक किसी विदेश मंत्री ने नहीं किया है। स्वर्ण सिंह जी नहीं ने किया, बिल्कुल काफ़ी सही। अच्छा काम किया, लेकिन मैं तो पिछले 50 साल से लगा हूँ, उससे भी ज़्यादा वक्त से जी मैं लगा हुआ हूँ। तो मेरा जी काम ये देखना भी है कि भारत के जो राष्ट्रहित हैं वो सदा सुरक्षित रहें, संवर्धित हों, संपन्न हों। तो हुआ क्या कि मुझे पाकिस्तान कौन ले गया था? कांग्रेस ही ले गए थे। मणिशंकर अय्यर और जी सलमान खुर्शीद, इन्होंने कोई जी सेमिनार किया था। तो हम लोग रेल से गए, नहीं रेल से नहीं, मतलब अमृतसर गए, वहाँ से पैदल, कार से गए, फिर पैदल वाघा से अंदर गए। तो बहुत से पाकिस्तानी नेता लोग और प्रोफेसर लोग मुझे लेने के लिए आ गए वहाँ। 2-3 कारें भर के हम जी लोग चले गए वहाँ। तो जब हो गया जी सेमिनार 2-3 दिन में, उसके बाद लौटने की बात हुई, तो मैंने मियाँ नवाज शरीफ को फ़ोन किया। मियाँ नवाज शरीफ जी के साथ 1999 में मैं उनके घर पे रहा हूँ, जहाँ नरेंद्र मोदी उनके यहाँ शादी जी में जी। मिलने गए थे। वहाँ उनके पिताजी तब हम्म जीवित थे, उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया, हम्म रात मैंने वहाँ की, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मियाँ साहब के साथ साथ बैठा मैं। तो मैंने मियाँ साहब से कहा कि आपका चुनाव कल हम्म है, मुझे साथ मत बैठाइए, सब कहेंगे कि ये हम्म। हिंदुस्तानी दुश्मन को बैठा रखा है, आप चुनाव हार जाएंगे। बेनज़ीर भुट्टो जी। उनसे लड़ रही थी उस वक्त। हम्म। नवाज शरीफ को 3/4 बहुमत मिला। इतना बड़ा बहुमत पूरे दक्षिण एशिया में आज तक किसी प्रधानमंत्री को किसी नहीं को मिला, नहीं मिला, जीत गए वो, बिल्कुल। किसी को नहीं मिला। तो मेरा इन लोगों से बहुत घनिष्ठ संबंध रहा। तो मियाँ जी आमिर जो लाहौर के शायद मेयर या गवर्नर रहे हैं, आजकल एक बड़े टीवी चैनल और एक बड़े अखबार के मालिक हैं, और उनकी बहुत उद्योग आदि जी हैं। तो मेरे वो नवाज शरीफ ने मेरी दोस्ती कराई थी उनसे 1999 में। तो अब जब भी पाकिस्तान जाता हूँ मुझे होटल में नहीं ठहरने देते हैं, वो मुझे अपने जी घर में ही ठहराते हैं, अपने गेस्ट हाउस में ठहराते हैं। तो आखिरी दिन जब मैं लौट के आया मियाँ नवाज शरीफ से सब लोगों से मिल के, तो नहीं हुआ क्या कि मियाँ नवाज शरीफ गए थे मक्का मदीना। तो मियाँ साहब ने जी मुझे मैसेज भेजा कि आप तब तक भारत मत जाइए जब तक मैं नहीं आ जाता हूँ, आपसे मिलने की मेरी बड़ी इच्छा है। तो मैं मिला, जी उन्होंने नरेंद्र भाई के बारे में मुझसे बहुत सारी बातें पूछी, मैंने सब बताई। मैंने कहा बहुत अच्छा रहेगा, इतना इनिशिएटिव और किसी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं लिया जितना नरेंद्र भाई लेंगे। हमारी बात भी हुई है, वो बहुत बढ़िया काम करेंगे, आप प्रेमपूर्ण संबंध बनाइए,
कश्मीर का मसला भी हल करेंगे, बॉर्डर पे जो थोड़ा बहुत मसला है वो भी हल कर लेंगे, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो बहुत ही एक रचनात्मक बातचीत हुई। फिर वहाँ रोज़ मुझे टीवी चैनल इंटरव्यू करते हैं पाकिस्तान के, अभी भी करते रहते हैं, हफ्ते में एक आध बार कोई न कोई चैनल करता है। तो मैंने क्या कहा, नवाज शरीफ मक्का मदीना थे, उतने में फौज ने आतंकवादियों पे हमला कर दिया और 10,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कहाँ गिरफ्तार किया? अफगानिस्तान की सीमा पे, पख्तून इलाके में, पख्तून खैरख्वा इलाका जो इलाका है ना, वहाँ पख्तूनख्वा में कर लिया गिरफ्तार। हाँ, फाटा भी और आसपास का भी सारा इलाका। तो टीवी चैनल वालों ने मुझसे पूछा कि आपकी क्या राय है। मैंने कहा आपकी फौज ने बहुत बहादुरी का काम किया है, आतंकवादियों को पकड़ा है और मारा है, मैं उसको एक हाथ सलाम करता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि फौज आपकी कुछ ऐसा कर दिखाए कि मैं दोनों हाथ से उसको प्रणाम करूँ। तो बोले ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ? मैंने कहा उसका मतलब ये हुआ कि जो अफगानिस्तान को तंग करते हैं और आपको जो तंग करते हैं, उन टेररिस्ट को तो आपने मारा, लेकिन जो हमको तंग करते हैं उनका क्या है? उनको कब संभालेंगे आप? उनको कब ठीक करेंगे? आप जिस दिन उनको ठीक करना शुरू करेंगे, उस दिन आपकी फौज को मैं दोनों हाथ से प्रणाम करूंगा कि आप बहुत ठीक काम कर रहे हैं। ये बात मैंने बोल दी। लोगों को बुरी भी लगी, अच्छी भी लगी होगी। कुछ लोग जो शांति पसंद हैं, दोनों देशों के बीच अच्छा संबंध चाहते हैं। तो जब मैं लौट के लाहौर आया तो मियाँ आमिर ने मेरे लिए एक दावत की। उस दावत में सभी टीवी चैनल्स के एंकर, मालिक, अखबारों के मालिक सब लोग आए, 30-40 लोग थे। तो मुझे 2-3 नौजवान बच्चों ने पूछा, बड़े पॉपुलर एंकर हैं वो, कि अंकल आपने जो कहा कि फौज को दोनों हाथ से सलाम करेंगे, तो वो किन लोगों को मारने के लिए आपने कहा? मैंने कहा मैं किसी को मारने के लिए नहीं कहता हूँ, मैं हिंसा के, तशद्दुद के खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनको कंट्रोल करें, नियंत्रित करें। तो बोले कौन लोग हैं वो? तो मैंने कहा कि जो भी तशद्दुद करता है उसको कंट्रोल करें। तो बोले नहीं, जिनको आप दाहिने हाथ से भी हाथ जोड़ के। मैंने कहा वो भाई आपके आतंकवादी लोग हैं, दहशतगर्द लोग हैं। बोले कौन कौन है? तो मैंने 5-10 के नाम गिना दिए। तो बोले आप उनसे मिले हैं? मैंने कहा मैं उनसे मिलूंगा? अरे वो मुझसे नहीं मिले, मुझसे नहीं मिले। इतने में एक लड़के ने फोन मिलाया, बोले हाफिज सईद है लाइन पे। मैंने कहा कौन है हाफिज सईद? क्योंकि मुझे लग रहा था कोई दोस्त होगा जिससे वो बात कराना चाहते। तो कौन है तुम्हारा दोस्त है कोई? बोले नहीं नहीं, ये वो है जिसके खिलाफ आपने परसों बोला था यहाँ हमारे टीवी चैनल पे, हाफिज सईद के खिलाफ और लखवी के खिलाफ आपने कल परसों बोला था। मैंने कहा अच्छा वो है। मैंने फ़ोन ले लिया। तो वो कहने लगे कि सर आपकी बात मुझे बड़ी नापसंद आती है, लेकिन आप बड़े ऊंची बात करते हैं, काम की बात भी करते हैं। तो मैंने कहा आप काम की बात पे गौर करें, उस पर अमल करें तो दोनों मुल्कों के रिश्ते अच्छे हो जाएं। तो बोले आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाइए। अब मैं क्या करता? मैंने कहा आप कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ रहता हूँ, जौहर टाउन या कोई जगह बताई। मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ, लेकिन कहने लगे आप आएँ और लंच भी करें। मैंने कहा रमज़ान के दिन हैं, इसमें आप उपवास करेंगे और मैं लंच करूँगा। मैंने कहा ये मुझे ज़ेब नहीं देता है, ये शोभा नहीं देता है, और मेरी फ़्लाइट है शायद 1 बजे की। तो मैंने कहा मैं 12 बजे 1 बजे नहीं आ सकता हूँ, मैं सुबह 8 बजे आ सकता हूँ, ताकि 9 बजे आपके यहाँ से निकल जाऊँ। तो कहा अच्छा आ जाइए आप। मैं पहुँच गया दूसरे दिन। मतलब मैं देख के दंग रह गया। नवाज शरीफ के यहाँ प्राइम मिनिस्टर से मिलने गया तो किसी ने मेरे बदन को छुआ तक नहीं, दूर से देख के सब सलाम वलाम किए और मैं अंदर चला गया। इनके यहाँ मैं गया तो कोई मेरे बगल में हाथ डाल रहा है, कोई मेरे पाँव में हाथ डाल रहा है, कोई मेरी जेब तलाश रहा है। मैंने कहा मर गए, ये है क्या भाई? ये तो बड़ी बेइज्जती हो रही है। 15-20 लोग खड़े हैं और वो मेरी तलाशियां ले रहे हैं। खैर मैंने वो आए हाफिज सईद जैसे ही आए तो मैं उठ के खड़ा हुआ। मैंने कहा नमस्ते। उसने मुझे सलाम किया तो मैंने कहा नमस्ते। तो इतने मैंने पीछे देखा, पीछे एक आदमी मेरे बंदूक लिए खड़ा हुआ है। मैंने खिड़की में देखा तो खिड़की में मेरे पे निशान लगा। मैंने कहा यार गजब है, मैं कोई बूढ़ा आदमी, उससे तो 20 साल बड़ा होऊंगा उम्र में। मैंने कहा यार ये क्या कर रखा है इसने। खैर बातचीत शुरू हुई। बातचीत में आपको कहता हूँ कि मैंने जो कुछ नवा उससे पूछा हाफिज सईद से, वो सब भास्कर में मैंने जितना लिख सकता था उतना टेक्स्ट, उतना याद रहा उतना टेक्स्ट लिखा है। मोटी बात आपको ये बताता हूँ कि उसको मैंने एक ही बात कही। वो आखिर में पस्त होकर उसने मुझसे कहा कि आप विश्वास करें, मैंने बम्बई के लोगों के मरने मारने में मेरा कोई ये नहीं है। मैंने कहा देखो
आप मुझे भी विश्वास करा सकते हो, आपकी अदालत को विश्वास करा सकते हो, आपकी सरकार को विश्वास करा सकते हो, लेकिन आप ये कहते हो कि आप जिहादी हो। जिहादी का मतलब क्या होता है? एक जिहाद असगरी होता है और एक जिहाद, दो तरह के जिहाद होते हैं। एक तो होता है कि जो काफिरों को मारने वाला जिहाद, और एक जिहादी होता है जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह पर काबू करे, नियंत्रण पाए, वो जिहादी होता है। मैंने कहा आप जिहादी हो, मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ सरकार को जवाब दे दोगे, पत्रकारों को जवाब दे दोगे, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? उनसे कौन सी बात छिपी हुई है? और मैंने कहा आप तो, आपकी जुबान तो ऐसी लगती है कि आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। बोले हाँ, मेरी माँ हिंदुस्तान में हमला हुई थी, मतलब गर्भवती हुई थी, और सियालकोट में आके मुझे जन्म दिया था। तो मैंने कहा यार, जो आपकी मातृभूमि है, जो आपकी मदरलैंड है, उसके लिए आपका कोई फर्ज नहीं है। आपकी असली मातृभूमि तो भारत है, वहाँ के लोगों को आप मारते हैं। मतलब वो इतना पशेमान हो गया, इतना मतलब परेशान सा हो गया। मैंने उसको बहुत से बुद्ध के उदाहरण दिए, वाल्मीकि का उदाहरण दिया। मैंने कहा कि आदमी गलत रास्ते पे चला जाता है, लेकिन ठीक रास्ते पर लौट सकता है। मैंने कहा वाल्मीकि ऋषि बन गए थे, और वो जो अंगुलीमाल था, वो अंगुलियां काट देता था। भगवान बुद्ध उसके यहाँ गए तो लोगों ने कहा कि आपकी गर्दन काट देगा, लेकिन अंगुलीमाल उनका शिष्य बन गया, वो ऋषि बन गया। मैंने कहा आप भी बड़े आदमी बन सकते हो। ये तशद्दुद छोड़ो, हिंसा छोड़ो, भारत से प्रेम की बात करो। उसका असर हुआ। चलते वक्त मुझे छोड़ने आया, मेरी कार उसने करीब आधा फरलांग दूर रुकवा दी थी कि मैं कार में कोई बम वम लेके मारने के लिए ना आया हूँ। वो मुझे छोड़ने आया वहाँ, फिर मुझसे कहने लगा कि आपका आशीर्वाद रहा तो मैं हिंदुस्तान आऊँगा, हिंदुस्तान की जनता के सामने बोलूँगा कि मैं कितना दूध का धुला हुआ हूँ। मैंने कहा आपकी बात पे कोई भरोसा नहीं करेगा। मैंने कहा पहले ये दहशतगर्दी बंद कराइए, तब आप आइए हिंदुस्तान, तब हम आपका स्वागत करेंगे। पहले दहशतगर्दी के खिलाफ बोलिए आप। ये रहा। यहाँ फिर रजत शर्मा ने मुझे इंटरव्यू किया, उन्होंने पूछा, तो मेरे पास छिपाने के लिए तो कोई बात थी नहीं, सब बात खुली थी। जिससे मिला, और ये कोई पहला आदमी नहीं है। इसके पहले लाल डेंगा अक्सर मेरे घर आया करते थे। लाल डेंगा को जब राजीव गांधी ने डिसमिस किया तो एजोल से उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं इस प्रधानमंत्री को ठिकाने लगाऊंगा, और वो एजोल से सीधे उड़ के फ्लाइट लेके पीटीआई ऑफिस आ गए मेरे पास। 2 घंटे राजीव गांधी को गालियां बकते रहे और बोले मैं इसकी हत्या करूंगा। तो मैं चुपचाप सुनता रहा। जब मुझे खाने के लिए अशोक होटल ले गए तो लाल डेंगा को मैंने कहा यार, मिजोरम कोई राज्य है, जरा सा जिला है, आप उसके मेयर हो, चीफ मिनिस्टर भी नहीं हो, आपको डिसमिस कर दिया। अरे आप तो भारत आओ, यहाँ आप बड़े से बड़े पद पे रह सकते हो। आपको माओ से तुंग रिसीव करता है, आपको अयूब खान रिसीव करता है, आप इतने बड़े आदमी हो। राजीव गांधी तो बच्चा है आपका, उसको गाली बकते हो आप। वो बहुत भला लड़का है, उससे मिलिए जाके। तो उसका गुस्सा ठंडा हो गया, और लाल डेंगा यहीं रहने लगा दिल्ली में। यहीं बेचारे को कैंसर हो गया था। मेरे घर आए उस दिन। वीपी सिंह तब प्रधानमंत्री थे। वीपी सिंह जी को मैंने फ़ोन किया, वीपी सिंह जी ने उनके लिए तुरंत टिकट बनवाया, उनके लिए वहाँ स्लोन केटरिंग में न्यूयॉर्क में रिजर्वेशन करवाया, वहाँ इलाज के लिए वो गए। तो ऐसे कई जो आतंकवादी रहे, हथियार चलाने वाले लोग रहे, ऐसे कई लोगों से मेरा संपर्क रहा है, और उनको मैंने कोशिश की है कि भारत का पक्षधर बनाऊं। और मैं कभी डरता नहीं हूँ। मुझे उस वक्त लाहौर में कई पत्रकारों ने कहा, बोले उसके घर आप जाएंगे, हो सकता है आपको किडनैप कर ले, उस पर एक $60,000 का इनाम है अमेरिकन का, शायद बम मार दें, उन्होंने आपके फ़ोन को टेप किया हो। मैंने कहा मार दें तो मार दें, मर जाएंगे तो मर जाएंगे। जो हमने प्राण जाए पर वचन न जाए, हमने बोल दिया कि हम आएंगे तो हम जाएंगे। मैं चला गया। अब यहाँ पर लोगों ने, जैसा आपने कहा, कि दुनिया भर की बातें कह दी। हमारे राहुल गांधी जी ने मेरे लिए कहा कि हमको पक्का मालूम है कि वो आरएसएस के आदमी हैं। तो मैंने कहा अभी ये बच्चा है, इसको ज़्यादा पता नहीं है। लोग, जब मैं पहली बार जब पाकिस्तान गया तो वहाँ अखबारों में छपा था कि मैं इंदिरा गांधी का आदमी हूँ और सारे देश में घूम रहा से खुल के बात कर रहा हूँ। और मेरी पत्नी हमेशा कहती है कि वो मैं उनका आदमी हूँ। अभी राहुल को कौन समझाए कि मैं किसका आदमी हूँ? ये कहता है कि मैं आरएसएस का आदमी हूँ। तो लोग कई मतलब बेअकल की बात, बेसिर-पैर की बातें उस वक्त करते रहे, लेकिन मैं कभी डरा नहीं किसी से। क्योंकि जो लोग मुझे देशद्रोही कहते हैं, भाई उनका क्या रिकॉर्ड है, क्या उन्होंने किया है देश के लिए? मैंने पिछले 70-75 साल में कभी कोई ऐसा काम नहीं किया
कि कभी मुझे लज्जा अनुभव हो या जिसको मैं छुपाने की कोशिश करूं। बिल्कुल, मेरा जीवन तो एक खुली किताब की तरह रहा है, सब लोग जानते हैं, बिल्कुल, सारे देशों के लोग जानते हैं। अब जैसे केपी ओली प्रचंड कम्युनिस्ट हैं, लेकिन जब ये दोनों पहली बार यहाँ आए तो दोनों ने मुझे भोजन के लिए बुलाया और मुझसे कहते रहे कि नवभारत टाइम्स में हमारे खिलाफ आप इतना क्यों लिखते थे उस जमाने में। मैंने कहा मैं आपके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, आप गरीबों के लिए काम करते हैं, आपकी विचारधारा से मैं सहमत हूँ, आपके काम से मैं सहमत हूँ, लेकिन आप जो भारत के खिलाफ बोलते हैं और जो हिंसा फैलाते हैं मैं उसके खिलाफ लिखता हूँ, आपके खिलाफ बिल्कुल नहीं है। आप लोग ठीक से काम करें तो मैं आपकी तारीफ करूँगा, आपके साथ रहूँगा। ये मेरा एक दृष्टिकोण रहता है। इसीलिए आप वेद प्रताप वैदिक हैं और सारे देश के पत्रकार आपकी इज्जत करते हैं, आपके लिखे को पढ़ते हैं। जनता भी पढ़ती है, पर चूंकि आज मैं ग्रेट जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया वाली सीरीज में हूं, इसलिए आपसे मैं पत्रकारिता से जुड़े बहुत सारे सवाल और पूछना चाह रहा था, पर वक्त समाप्त हो गया। लेकिन ये आपसे वादा चाहता हूं कि आपके पास खजाना है यादों का, खासकर उन लोगों से जिन्होंने देश के ऊपर असर डाला। कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, चाहे अड़ोस पड़ोस का रहा हो, उनके भी कदमों का असर पड़ा पाकिस्तान के। अब नवाज शरीफ साहब के बारे में बहुत सारी बातें हमें जाननी चाहिए। नहीं, आप हमें देखिए प्रचंड बेनजीर भुट्टो जो हैं, जी दुबई में मेरा लड़का जी रहता था, तो जी बैठी इस इंटरनेट का क्या करें रहती तो सर। मेरे लिए जी वेजिटेरियन खाना बनाया करती थी। जी ये ये फिर से लगाऊं या छोड़ें? लगाऊं, सर, फिर से अगली लगा बार दूं? करेंगे इसको, फिर अगली बार करेंगे, हाँ बहुत समय हो गया। अगली बार करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा तो संतोष मैं जी, आप आपकी वजह से बड़ी जी पुरानी बातें याद आई मुझे। नहीं, मैं आपका धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इतना समय दिया। और ये वायदा कीजिए कि जो जो यादें आपके मन में हैं, खासकर चाहे बेनजीर भुट्टो हों, नवाज शरीफ साहब हों, पाकिस्तान के और लोग हों, नेपाल के लोग हों, श्रीलंका के लोग हों, इन क्योंकि आप साउथ ईस्ट एशिया में बहुत घूमे हैं और सबसे आपका रिश्ता रहा है, भारत के प्रधानमंत्री हों, इन सबसे बातचीत आपके साथ जारी रहेगी और इन यादों को हम जरूर लोगों के सामने ले जाना चाहेंगे। नमस्कार। बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते।